मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अपने पिछले वीडियोस में आपको 11th क्लास हिंदी मीडियम के अर्थशास्त्र के 2 वीडियो दे चुका हूं, जिसमें मैंने पहले अध्याय के 2 पार्ट में आपको अर्थशास्त्र की संकल्पना वाले टॉपिक पर 2 पार्ट में आपको वीडियो दिए थे, जिसमें हमने अर्थशास्त्र की परिभाषाएं देखी थी और आर्थिक अनार्थिक क्रियाओं पर बात की थी और अर्थशास्त्र की विषय सामग्री भी समझी थी। आज मैं उसी का जो तीसरा पार्ट लेकर आ रहा हूँ, उस तीसरे पार्ट में आपको अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या उपयोग है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। सांख्यिकी क्या है, उसकी परिभाषा, अर्थ परिभाषा और विशेषताओं पे बात करेंगे और सांख्यिकी के क्या कार्य हैं, ये इस टॉपिक में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी के बारे में कई सारी हमारे मन में धारणाएं हैं। हम सांख्यिकी को विशुद्ध रूप से गणित समझ लेते हैं। सांख्यिकी विशुद्ध रूप से गणित नहीं है, बल्कि सांख्यिकी एक तरीके से अलग अलग घटनाओं के जो तथ्य हमारे सामने आते हैं, अलग अलग घटनाओं से संबंधित जो डेटा, जिसको हम आंकड़े कहते हैं, वे हमारे पास आते हैं। सांख्यिकी की भाषा में हम उन्हें समंक कहते हैं। वे सारे समंक जो हमारे पास आते हैं, उनका हम जब अध्ययन करके कोई निष्कर्ष निकालते हैं, उनका हम विश्लेषण करते हैं, निवर्चन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, ऐसा पूरा जो उनका विस्तृत अध्ययन करके हम जो निष्कर्ष निकालते हैं, वो सांख्यिकी का क्षेत्र है, वो सांख्यिकी है। सांख्यिकी का शब्द से समझ में आता है संख्याओं का अंकन करना, संख्याओं का विश्लेषण करना। हमारे पास किसी घटना से संबंधित संख्याओं में समंक प्राप्त होते हैं और हम उनका विश्लेषण करते हैं और उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस घटना क्यों घटी, इस घटना का क्या कारण रहे या इसके आधार पर भविष्य में क्या घटनाएं हो सकती है। सांख्यिकी पूर्वानुमान लगाने में हमारी हेल्प करता है। सांख्यिकी के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की भविष्य में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। भविष्य में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन मतलब भविष्य में कितनी बारिश होगी, कितनी गर्मी पड़ेगी, कितनी ठंड बढ़ेगी, पॉपुलेशन जनसंख्या कितनी बढ़ सकती है, खाद्यान्न का उत्पादन कितना बढ़ सकता है, प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ सकती है, राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ेगी, राष्ट्र विकास दर क्या हो सकती है, रोजगार की दर क्या हो सकती है। ऐसी विभिन्न घटनाओं का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं सांख्यिकी की मदद से। इसलिए सांख्यिकी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खास करके अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि वैसे सांख्यिकी केवल अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है। सांख्यिकी विज्ञान के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, भौगोलिक वातावरण का अध्ययन करने के लिए, सामाजिक वातावरण का अध्ययन करने के लिए, सभी जगह सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। सांख्यिकी की परिभाषा देखिए। सांख्यिकी की परिभाषा देखें तो समंक से हमारा अभिप्राय तथ्यों के उन समूहों से है जो अनगिनत कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। यहां लिखा है समंक से हमारा अभिप्राय तथ्यों के उन समूहों से, मतलब हमारे पास तथ्य मतलब घटना है, वो तथ्य जो सामने हमारे हैं वो उनका समूह है जो अनगिनत कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। वे तथ्य कई कारणों से प्रभावित होते हैं जो संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं। जैसे इतनी जनसंख्या के उदाहरण ले सकते हैं कि जनसंख्या इतनी बढ़ गई, वृद्धों की संख्या बढ़ गई, तो वो वृद्धों की संख्या बढ़ना तथ्य है, उसके कई कारण हो सकते हैं और वो संख्या में दिखते हैं। तो जो संख्याओं में व्यक्त किए जा सकते हैं एक उचित मात्रा की शुद्धता के अनुसार, पूर्ण शुद्ध नहीं होते। सांख्यिकीय तथ्य या सांख्यिकीय समंक पूर्ण शुद्ध नहीं होते, एक अनुमानित उचित शुद्धता के अनुसार गिने या अनुमानित किए जाते हैं। ये एक अनुमानित होता है, भविष्य का पूर्वानुमान होता है किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए। किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक व्यवस्थित ढंग से एकत्रित किए जाते हैं। हम उसका पूर्व निश्चित हमारा उद्देश्य है, हमको भविष्य में जनसंख्या क्या बढ़ सकती है, कितनी बढ़ सकती है, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो वो हमारा पूर्व निश्चित उद्देश्य हो गया। उसके लिए व्यवस्थित ढंग से एकत्रित किए जाते हैं और जिन्हें
एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो विभिन्न तथ्य होते हैं, ये सारे तथ्य सजातीय होते हैं, विजातीय नहीं। एक घटना से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्य समंग, उनको आपस में एक दूसरे से संबंधित करना और फिर उनको प्रस्तुत करना, ये सांख्यिकी है। मतलब सीधी सीधी बात, समंग एकत्रित करना है, तथ्य एकत्रित करना है, उन तथ्यों के समूह बनाना है, उस समूह का हमको अध्ययन करना है, उन समूहों को में जो तथ्य है उनको एक दूसरे से संबंधित करना है और उनसे हमको निष्कर्ष निकालना है। वो निष्कर्ष निकालने के बाद उनको प्रस्तुत करना है कि भाई ये तथ्य है, ये समंग है, ये घटना हुई, ये इसके कारण है और ये इसका परिणाम है और ये भविष्य में ये प्रभाव पड़ सकता है। ये सांख्यिकी का विश्लेषण है। एक और परिभाषा, सांख्यिकी की दो परिभाषाएं दी गई, बहुवचन के रूप में और एक वचन के रूप में। ये बहुवचनीय परिभाषा। अब एक वचनीय परिभाषा अगर देखें, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के सारणीयन, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की रीतियों का विवेचन करता है। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों, क्या बोला उसने, किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से जो हमने आंकड़े संग्रहित किए हैं उन्हें सारणीयन करना, मतलब उसकी एक सारणी बनाओ, एक विस्तृत सारणी, उनका वर्गीकरण करो, उनको अलग अलग करो, उनको प्रदर्शित करो, उनको दिखाओ, उनको एक जगह पर व्यवस्थित करना, फिर उनकी तुलना करना, वो विभिन्न तथ्यों की आपस में तुलना करना और व्याख्या मतलब निष्कर्ष निकालना, व्याख्या मतलब विश्लेषण, निष्कर्ष, और उनकी रीतियों का विवेचन करना। वे कैसे व्याख्या करेंगे, हम किस तरीके से हमने व्याख्या की है, कैसे उनका विश्लेषण किया है, उनकी रीतियों का विवेचन करना। ये सब रीतियां हैं, सारणीयन, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना, व्याख्या, ये सब रीतियां हैं, सांख्यिकी की रीतियां। इस सांख्यिकी की रीतियों का विवेचन करना अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का ही मतलब है। इसकी विशेषता है, सांख्यिकी समंग तथ्यों के समूह होते हैं। समंग, सांख्यिकी समंगों पर आधारित है। ये सारे समंग तथ्यों के समूह होते हैं। मतलब सांख्यिकी में समंगों का अध्ययन किया जाता है, समंगों का संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो समंग होते हैं, डेटा, तथ्य, वे संख्या में व्यक्त किए जाते हैं। 10, 20, 50, 100, 2, 4, 8, 12, 15 ऐसे संख्याओं में, शब्दों में नहीं, संख्या। समंग अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। जलवायु, परिस्थितियां, वातावरण, लोगों का रहन सहन, फैशन, जीवन यापन के तरीके, लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो समंगों को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक वातावरण भी प्रभावित करता है। सांख्यिकी विज्ञान भी और कला भी है। समंगों का कैसे उपयोग किया जाए, समंग कैसे इकट्ठे किए जाए, उनसे कैसे निष्कर्ष निकाला जाए, उनका विश्लेषण, वर्गीकरण, सारणीयन कैसे किया जाए, उसकी व्याख्या कैसे की जाए, ये विज्ञान और कला का क्षेत्र है। इसलिए सांख्यिकी को विज्ञान और कला भी कहा गया है। सांख्यिकी का क्षेत्र व्यापक है। किसी एक विषय पर सांख्यिकी अध्ययन नहीं करता। सांख्यिकी हर क्षेत्र का अध्ययन करता है, हर प्रकार की परिवर्तनों का अध्ययन करता है, वर्तमान और भविष्य के बीच में संबंध स्थापित करता है, भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में सहायता करता है। ये सांख्यिकी है। सांख्यिकी अपने आप में ऐसी कोई घटना नहीं है जिसका अध्ययन नहीं कर सकता, इसलिए इसका क्षेत्र व्यापक है। चाहे हम आर्थिक क्षेत्र बोले, चाहे राजनीतिक क्षेत्र बोले, चाहे भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, प्राकृतिक क्षेत्र की बात करें,
जनसंख्या की बात करें, सभी क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्र की बात करें, सभी क्षेत्रों में सांख्यिकी का वैज्ञानिक क्षेत्र में भी उपयोग होता है। सांख्यिकी का वैज्ञानिक क्षेत्र में उपयोग होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में सांख्यिकी गणना का उपयोग किया जाता है। तो ये मैंने आपको परिभाषा बताई, इसकी विशेषताएं बताई। अब हम बात पढ़ेंगे सांख्यिकी के कार्य। अब हम बात कर रहे हैं सांख्यिकी के कार्य। अभी अपन ने परिभाषा देखी, विशेषता देखी, एक वचन वाली परिभाषा भी देखी, बहुवचन वाली परिभाषा भी देखी। अब हम बात कर रहे हैं विशेषताओं सांख्यिकी के कार्य की। सांख्यिकी के कार्य में सबसे पहला कार्य है तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना। तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने का मतलब है कि तथ्य या समांक एकत्रित करके उनको संख्या के रूप में प्रदर्शित करना, संख्या के रूप में दिखाना या उनको प्रस्तुत करना। मतलब उनका जो सारणीय वर्गीकरण है वो संख्यात्मक रूप जो होना चाहिए, जिससे हम आंकड़ों को आसानी से समझ सकें। तथ्यों की जटिलता को सरल बनाना, समांकों को संख्या के रूप में प्रस्तुत करके उनका विश्लेषण करके हम उसको, उनकी जो जटिलताएं होती हैं, जो समझने में उसमें जो एक प्रॉब्लमेटिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मतलब जो आंकड़े हमारे लिए अनभिज्ञित होते हैं, उनको समझने लायक बनाना, उनको सरल करना, उन तथ्यों का विश्लेषण करना आसान करना, ये सांख्यिकी का कार्य है। किसी घटना को हम कैसे समझें, उसका कैसे विश्लेषण करें, ये इस जटिलता को सांख्यिकी सरल कर देता है। तथ्यों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करना, हमारे पास सजातीय तथ्य एकत्रित करना। किसी घटना से संबंधित कई तथ्य होते हैं, कई प्रकार के समांक होते हैं, लेकिन उनमें से हमें वे समांक एकत्रित करना जो सजातीय हैं, जिनका एक दूसरे से संबंध है, जिनको हम तुलना कर सकते हैं, ऐसे समांक एकत्रित करके उनका तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करना, उनको आपस में संबंधित करना, ये सांख्यिकी का कार्य है। तथ्यों के संबंध की व्याख्या करना, प्रत्येक तथ्य दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, उनके बीच में क्या आपस में संबंध है, उनको जैसे मांग पूर्ति में क्या संबंध है ना, बाजार कीमत में और व्यक्तिगत कीमत में क्या संबंध है, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय का क्या संबंध है, जनसंख्या का राष्ट्रीय आय से क्या संबंध है, उत्पादन और जनसंख्या का क्या संबंध है। ऐसे विभिन्न संबंधों को हमको आपस में व्याख्या करना कि किसी घटना का दूसरी घटना से क्या संबंध है या उन तथ्यों का आपस में क्या संबंध है। व्यक्तिगत ज्ञान अनुभव में वृद्धि करना, सांख्यिकी हमारी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा देता है, हमारी तर्क शक्ति को बढ़ा देता है, हमारे जो विश्लेषण करने की जो हमारी क्षमता होती है उसको और परिष्कृत कर देता है और उसको उन्नत कर देता है। हम किसी घटना को और व्यवस्थित तरीके से उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसके निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हमारे में तर्क शक्ति उत्पन्न हो जाती है, हमारे को सोचने समझने की शक्ति, पूर्वानुमान लगाने की शक्ति में वृद्धि होती है। पूर्वानुमान लगाना, सांख्यिकीय तथ्य भविष्य में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करने में सहायता करता है। भविष्य में क्या होने वाला है या किस प्रकार उसमें परिवर्तन आएंगे, कौन सी नई घटनाएं घटेगी, उसका पूर्वानुमान लगाने में सांख्यिकी हमारी मदद करता है। नीति निर्धारण में सहायक, सांख्यिकी के माध्यम से हम हमारी आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, व्यापारिक नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं। क्या व्यापारिक नीति होना चाहिए, क्या राजकोषीय नीति होना चाहिए, क्या उत्पादन नीति होना चाहिए, व्यापार नीति कैसी होना चाहिए, ऐसी विभिन्न प्रकार की जो भी नीतियां भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, उनमें सांख्यिकी बहुत सहायता करता है। इस सांख्यिकी नीति निर्धारण में भी सहायता करता है, ये इसका मुख्य कार्य है। तो इस प्रकार हमने पहले अध्याय में वे खास वे सभी चीजें जो हमें समझना चाहिए थी हमने पहले अध्याय में पढ़ी। मैंने पहले अध्याय को 3 पार्ट में कंप्लीट किया है। मैं अगले वीडियो में दूसरा अध्याय लेकर आऊंगा, सेकंड अध्याय।
आप अपनी बुक्स में तीनों अध्याय, पहले अध्याय के तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और उसको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।